उन सब लोगों का दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ये सब देखा है कि हम कब तक इन सब चीज़ों को सहते रहें। मतलब दुश्मनों को पता चलना चाहिए कि हम भी उतने ही पावरफुल हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म को इंसानियत से ऊपर रखते हैं और वो लोग इन लोगों की मदद करते हैं, उनके बिना तो ये संभव नहीं है। ब्यूटी कहती है ना कि वो तो देखने वालों की आंखों में होती है, बट लेकिन आप अंदर से कैसे हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और स्पिरिचुअलिटी तो मेरे रगों में है, मेरी सांसों में है। खूबसूरत आंखें और टैलेंट का खजाना, जिसे कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन। तो कश्मीर की एक ऐसी ही लड़की से आज आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। मुलाकात कीजिए मॉडल अंजलि बलवाल से। स्वागत है अंजलि जी आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अंजलि का जन्म भले ही भारत में हुआ है, लेकिन फिलहाल वो न्यूजीलैंड में रहती हैं। तो अंजलि जी, सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल से करना चाहूंगी कि मॉडलिंग की दुनिया में आना कैसे हुआ? मॉडलिंग की दुनिया में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी पेजेंट में कभी पार्टिसिपेट करूंगी। तो ये शायद डेस्टिनी थी, और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का प्यार। ठीक है, तो शादी के बाद ही मॉडलिंग की दुनिया में आई हैं या फिर पहले भी इसके बारे में कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से हूँ और राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को इतनी फ्रीडम, और इस इंडस्ट्री में तो कभी सोच ही नहीं सकते। तो फिर अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कहां पर आपकी अपब्रिंगिंग हुई, आपकी पढ़ाई हुई, फिर आप न्यूजीलैंड तक कैसे पहुंची, सब कुछ डिटेल में बताइएगा। हाँ जी, तो मेरा बर्थ श्रीनगर का है, और मेरे पापा एक सरकारी ऑफिसर थे, और उसमें आपको पता है कि ट्रांसफर होती रहती है। तो पापा का ट्रांसफर हुआ चंडीगढ़ में, हम लोग सब चंडीगढ़ मूव हो गए, और मेरी स्कूलिंग सारी चंडीगढ़ से हुई है, बट मेरे रूट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। मेरी फैमिली, नानी का घर, दादी का घर, वो सब जम्मू कश्मीर में है, और लेकिन हमारा घर चंडीगढ़ में भी है। तो मेरी स्कूलिंग और मेरी अपब्रिंगिंग चंडीगढ़ में हुई है। ओके, तो मिस तो करती होंगी ना अपने जम्मू कश्मीर वाले दोस्तों को? हाँ, बहुत बहुत हमेशा बातचीत होती रहती है। बाकी सारी फैमिली जम्मू में है, तो कनेक्शन तो वहां से है ही है। ऑफ कोर्स इंडियंस कहीं भी चले जाएं, लेकिन इंडियंस का इंडिया से कनेक्शन कभी टूटता नहीं है, अपनापन उनका कभी खत्म नहीं होता। वैसे आप एक कंपटीशन में अभी हाल ही में पार्टिसिपेट करके आई हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कंपटीशन क्या है, इसका अगला स्टेज क्या होने वाला है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। हाँ जी, तो ये कंपटीशन है मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, हॉटमॉन्ड इनके स्पॉन्सर हैं। तो लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं कभी किसी पेजेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। अचानक से मेरे सामने जैसे एडवर्टाइजमेंट आती हैं तो वो आई, मैंने देखा, जरा पढ़ा इसके बारे में, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो आर्मी ऑफिसर है, तो उसने लास्ट ईयर इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। वैसे ही कोई सीरियस नोट पे नहीं था, वैसे ही जस्ट फॉर अ फन कि ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने अप्लाई किया, फिर आगे उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आया। हमारे 3-4 राउंड हुए, जिसमें क्वेश्चन आंसर और बाकी बहुत सारी चीजें पूछी गई। और फिर 3-4 मंथ्स बाद जब मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैंने कोई फॉर्म भी फिल किया, इंटरव्यू भी दिया, तो अचानक से एक दिन मुझे ईमेल आया कि मैं वन ऑफ द फाइनलिस्ट हूँ। तो बहुत ही गर्व की, खुशी की बात थी, क्योंकि ये इंडिया मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, तो कितने सारे देश और भारतीय तो हर एक कंट्री में है, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो तो उनमें से एक फाइनलिस्ट होना अपने आप में बहुत एक पॉजिटिव पॉजिटिव चीज है। और फिर बाकी फैमिली सबने इतना सपोर्ट किया कि जाना चाहिए, ट्राई करो, ट्राई करो। वैसे मुझे, जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी तब भी मुझे, जैसे मिस चंडीगढ़ के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें भी मुझे ऑफर आया था। वो लोग हमारे घर में आए थे, उन्होंने बोला कि आप, मम्मा आपके साथ जा सकते हैं, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। पर
मैं एक राजपूत फैमिली से, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं भी थोड़ी शाय थी, और मुझे लगा कि नहीं, ये शायद पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और उस वक्त इतना सीरियस नहीं लिया इसको, मैंने जाने दिया। तो अभी इसमें जितने भी राउंड हुए हैं उनमें परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और थोड़ा नेक्स्ट राउंड के बारे में भी बताइएगा। तो अभी तो फिलहाल हमें टास्क दिए जाते हैं। फिलहाल जो फाइनल है वो दुबई में होगा, 15 जून से स्टार्ट होगा। अच्छा। और उससे पहले हमें टास्क दिए जाते हैं, सोशल मीडिया के टास्क हैं, अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, और उसके बेसिस पे भी हमारी मार्किंग होगी। मतलब तो अभी टास्क में फिलहाल क्या वही करना होता सोशल है? जैसे जैसे टास्क में क्या करना होता है? टास्क में, हाँ जी, टास्क में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे आई मीन कुकिंग का टास्क हो गया, योगा का टास्क हो ओके। गया, और किसी भी चीज में आप अच्छे हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। और बेसिकली कि जैसे जो ऑडियंस है उससे कनेक्ट करना है। ओके। और मैं सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा मैं कभी कनेक्टेड नहीं थी, पर अब थ्रू इसके माध्यम से वो इंस्टा में भी अब मैं अच्छी हो रही हूँ। वो चीजें भी, नई नई चीजें सीखने को मिली हैं, और बहुत ग्रोथ हुई है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मैं बहुत शाय रही हूँ शुरू से, लोगों के सामने आना मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। मैं खुश थी कि ठीक है, मैं थोड़ी बैकबोन में ही रहती हूँ, लेकिन इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें, इतनी डेवलपमेंट अपने आप में इस पेजेंट के थ्रू हुई है। आज अगर मैं अपने आप को देखूं, जो मैंने जर्नी, 3 महीने हो गए हैं हमें, और बहुत सारी चीजें, डांसिंग, सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीजें इसमें अपने आप को इम्प्रूव किया है, जो शादी के बाद शायद हम सोचते नहीं है। हम एक माँ, बीवी, यही बन के रह जाते हैं, बट इसके माध्यम से बहुत मैंने अपने आप के ऐसे पहलू जाने हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बिल्कुल, वो जो एक्सपोजर आपको मिला है ना, वो आपके चेहरे पर, आपकी हंसी में साफ जाहिर हो रहा है। अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और फैमिली मतलब इधर वाली, मतलब जहां पर अब आप शादी करके चली गई हैं, इन लॉज वगैरह के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ होगा। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो सारे श्रीनगर में ही रहते हैं। पर अच्छा। यहाँ पे न्यूजीलैंड में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, हम लोग हैं। और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बिना, और मेरे इन लॉज के सपोर्ट के बिना भी ये बिल्कुल भी पॉसिबल तो नहीं था। मैं बहुत लकी हूँ आप कि मेरे को नेक्स्ट सवाल पूछने तो देती। यही सवाल था मेरा कि इन लॉज का कितना कितना सपोर्ट था, बताइए। इन लॉज का बहुत बहुत सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था। मैं बहुत ही लकी हूँ। हम्म। यूजुअली क्या होता है कि वैसे अब तो भारत चेंज हो रहा है, काफी सारी थिंकिंग बदल रही है सबकी, बट स्टिल जहां से मैं आती हूँ, इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा, पूरी दुनिया से कटा हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि राजपूत फैमिली, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है, पर मैं बहुत ही लकी रही हूँ। शादी से पहले मेरे पेरेंट्स, उन्होंने कभी भी मुझे बेटे से कम नहीं समझा। मुझे ज्यादा चीजें मिली है मेरे भाई से, और उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। और सेम शादी के बाद भी मेरा वो लक साथ रहा, और मेरे इन लॉज तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने हर एक चीज में सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड, यूजुअली ऐसे होता है कि जो मेल होते हैं, उनको ऐसे होता है कि शायद हमारी बीवी आगे ना बढ़ जाए, उसको इतने लोग देखेंगे क्या। पर मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और मेरे लिए हमेशा बहुत खुश रहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ब्यूटी विद ब्रेन होना इस जर्नी में कितना जरूरी है? मतलब सिर्फ एक लड़की खूबसूरत है उसके आधार पर तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, ब्रेन होना कितना जरूरी है, और इस सफर में आपको इसकी इंपॉर्टेंस कितनी महसूस हुई? हाँ जी, ब्यूटी तो ब्यूटी कहते हैं ना कि वो तो देखने वालों की आंखों में होती है, बट लेकिन आप अंदर से कैसे हैं, वो एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। और अगर आप अंदर से भी उतने ही सुंदर हैं, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। और इन कंपटीशन में ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्यूटी विद पर्पस होता है, तो अगर सिर्फ सुंदर चेहरा ही नहीं, आपका मन भी सुंदर, और आपके विचार भी सुंदर होने चाहिए, ताकि अगर आप ये पेजेंट जीतते हैं तो आपसे कितने लोग प्रेरित हो सके। राइट। तो ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में अंजलि जी स्पिरिचुअलिटी की क्या वैल्यू है आपके लिए? मतलब आप ध्यान लगाती हैं, आप पूजा पाठ करती हैं और भक्ति करती हैं आप?
हाँ, स्पिरिचुअलिटी तो मेरे रगों में है, मेरी सांसों में है स्पिरिचुअलिटी। और बचपन से ही मैं बहुत ही स्पिरिचुअल रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी मेरा रोजाना का, वो तो एक जैसे मैं खाती हूँ सांस लेती हूँ, वैसे ही वो एक लाइफ का पार्ट है। हम्म। अच्छा, आगे का क्या सोचा है, क्या प्लान है? मॉडलिंग में ही अभी आगे बढ़ना है या फिर मुंबई की तरफ रुख करना है? क्या सोचा है? अभी तो बस प्रिपरेशन चल रही है। अभी काफी सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं रैंप वॉक के। तो अभी मैंने ज्यादा हाँ नहीं बोला है, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। अभी अभी तो अपनी मेहनत जारी है, और फिर रिजल्ट्स देखते हैं क्या आते हैं, और उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी तो जर्नी एंजॉय कर रही हूँ। और वो कहते भी है ना कि कभी कभी मंजिल से प्यारे रास्ते हो जाते हैं। मुझे लगता है आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मंजिल से पहले का जो सफर है वो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो मैं राइट। अभी जर्नी एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आपका सीधा कनेक्शन भारत से है, तो भारत की पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखती हैं क्या? भारत के नेताओं के बारे में आपको पता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 5 बड़े नेताओं के नाम बताइए, आपका आईक्यू टेस्ट करती हूँ। 5 बड़े नेता, एक मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल। अमित शाह, हम्म। जो सत्ता में है उनके, या कोई भी हो सकते हैं। कोई भी, कोई भी, बस इंडियन तो पॉलिटिशियंस। कभी आप ट्रम्प का राहुल नाम ले लें। गांधी, सोनिया नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोदी जी, अमित शाह। एक रह गए, फिर भी अच्छा है। योगी का नाम तो सुना होगा आपने, बाकी केजरीवाल, अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ जी, उनको कैसे भूल सकते हैं, ऑफ कोर्स। अच्छा, वहां चर्चे होते हैं योगी आदित्यनाथ के? मतलब आप जैसे अपने परिवार में बैठती होंगी, तो कभी कंपैरिजन होता है कि वहां पर ऐसा हो गया अगर योगी होते? क्योंकि भारत में तो बहुत कंपैरिजन होता है। योगी को लेकर आपके, आपकी फैमिली के क्या विचार हैं? एक्चुअली फैमिली के विचार तो, हम लोग जैसे कि अपने रूट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इंडिया की जो न्यूज़ होती है बिल्कुल सुनते रहते हैं। और जैसे कि अभी स्पेशली जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ, पहलगाम, तो हम लोगों राइट। को पता चलता रहता है, हम बात करते रहते हैं। इवन कि यहाँ जो न्यूजीलैंडर्स हैं, जो कीवी हैं यहाँ के लोग, अब वो भी काफी रुचि, पहले तो इतना नहीं भारत को कोई जानता था, बट लेकिन अब बहुत खुशी होती है कि भारत को सब जानते हैं, और सब इन चीजों में इंटरेस्ट लेके मतलब पूछते हैं, और बहुत गर्व होता है बताते हुए कि मैं भारत से हूँ। आपने कश्मीर का जिक्र किया। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ, जहां पर धर्म पूछ पूछ कर मारा गया था लोगों को। उसको लेकर आप क्या सोचती हैं, कैसे आप उसको देखती हैं? क्योंकि आप तो वहां से जुड़ी रही हैं, जो वहां से जुड़े नहीं रहे हैं उनको भी एकदम आघात पहुंचा था। कैसे देखती हैं इसको? हाँ जी, तो बहुत ही एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। और मैं उन सब लोगों का दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ये सब देखा है। हम लोग जैसे कि मेरी स्कूलिंग सब चंडीगढ़ से हुई है, लेकिन हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, दादी के घर जाते थे। किसी की शादी है, कुछ है, तो हमारा सारा ताल्लुक वहीं से ही है। तो हम मतलब आज से काफी साल, इवन 20 साल पहले की बात है, तब भी वहां पे ये सब घटनाएं होती रहती थी। शायद तब मीडिया में भी इतना नहीं आता था, और लोगों को इतना नहीं पता चलता था कि वहां क्या चल रहा है। पर मैंने तो बहुत वो टाइम देखा है कि जब हम बिल्कुल, जैसे अंधेरा होता था तो हम कमरे में बिल्कुल बंद हो जाते थे, और डर महसूस होता था कि जैसे कि सुना कि किसी 2 गांव छोड़ के वहां पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, लोगों को मार दिया गया वहां पे। तो मैं उन सब चीजों से, मैंने बहुत क्लोजली इस सबको देखा है, और बहुत फील करती हूँ जिनके साथ ये हुआ है। और ये बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब भारत आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर को भी एक भारत का पार्ट, जैसे मोदी जी ने जो वो जो 370 की जो उन्होंने आर्टिकल 370 वो हटाया। धारा वहां पे, हाँ जी, वो हटाया वहां पे। उसके बाद जम्मू कश्मीर भी एक भारत का पार्ट बना, और लोगों, अब टूरिस्ट आना शुरू हो गया था वहां। और इसमें ये सबके लिए अच्छा था, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वो एरिया अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां तक उतनी सब सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो हमेशा से उसे कटा हुआ रखा गया बाकी भारत से। तो अब सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ खुशहाल हो रहा था, और अचानक से ये सब होना बहुत ही
बहुत ही सैड न्यूज़ थी ये। लेकिन बिल्कुल हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हम कब तक इन सब चीज़ों को सहते रहें। मतलब दुश्मनों को पता चलना चाहिए कि हम भी उतने ही पावरफुल हैं, और कब तक हम चुप रहेंगे। हमने इतने उन्होंने अटैक्स किए हैं पहले भी, और भारत हमेशा चुप रहा है। नहीं, मतलब हमारी हमेशा से ये नीति रही है कि हम आगे से किसी पर कभी अटैक ना करें, पर अब जो बिल्कुल। ये जवाब देना तो बहुत ज़रूरी था। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ हुई। उनको, पाकिस्तान को, दुश्मनों को पता चलना चाहिए था। तो मैं तो बहुत खुश थी जब मुझे पता चला, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे ही, कोई पुलिस से है, कोई आर्मी से है। तो मैं तो बहुत ही देशभक्त, हमारी तो फैमिली में ही अपनों ने बहुत शहीदी दी हुई है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत गर्व महसूस हुआ था जब भारत ने आगे से जवाब दिया। तो ये बहुत जरूरी था। अच्छा, आप लास्ट टाइम कश्मीर कब आई थी? आपने कब विजिट किया था? दिसंबर मैं अभी दिसंबर 2024। में आई थी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे भाई की शादी थी, तो अच्छा। हम सब पूरी फैमिली हम लोग वहीं थे। श्रीनगर में तो नहीं, पर हम जम्मू में शादी थी, तो हम जम्मू तक ही जा पाए। श्रीनगर में सिर्फ रामबन तक जा पाई, जो श्रीनगर रामबन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। तो अच्छा। रामबन तक मैं गई थी, पर अच्छा। प्रॉपर श्रीनगर तक नहीं जा पाई। आपको डिफरेंस फील हुआ? क्योंकि आपने बताया कि भाई जब बचपन में आप वहां पर जाती थी तो दो गांव छोड़कर भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो आप लोग डर जाते थे। अभी आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ? कुछ सेफ्टी फील हुई? बहुत, बहुत डिफरेंस फ़ील हुआ, और जगह-जगह पर भारत का तिरंगा देख के बहुत ही हम्म। खुशी हुई कि जैसे मोदी जी ने ये सब जो चलाया, तो हर एक जगह भारत का तिरंगा लहरा रहा था उस एरिया में जहाँ इतना नहीं ये सब चीज़ कॉमन थी। तो बहुत ही गर्व, और बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं। मैं इवन कि हमारे गाँव में मैंने देखा है जो नई-नई पॉलिसीज़ शुरू हुई हैं, तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव मैंने देखा। अच्छा, इस बार पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो लोकल लोगों की मिलीभगत सामने आई। आप क्योंकि छुट्टियों के टाइम पर वहां पर जाती थी, कभी अपनी दादी नानी से आपने कहानियां सुनी है कि भाई फला गांव में ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसका नाम आया? मतलब ये जो लोकल सपोर्ट है इसको लेकर आप क्या कहेंगी? हाँ जी, एक्चुअली जो हमारा गाँव है, वहाँ तो हम लोग बहुत ही हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। तो अच्छा। किसी एक रिलीजन को मतलब कि बुरा बोलना मैं वो भी नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिनको मैं हम्म। मासी, मामा ये सब कह के बुलाती हूँ, और बचपन से उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन ही की है। तो लेकिन जो ये आतंकी है, इनका कोई धर्म नहीं होता। इनको हम किसी, ये इंसान नहीं, ये हैवान है। पर बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल है कि कुछ लोग हैं जो धर्म को इंसानियत से ऊपर रखते हैं, और वो लोग इन लोगों की मदद करते हैं। उनके बिना तो ये संभव नहीं है। तो पर लेकिन सबको बुरा कहना मैं ये ठीक नहीं समझती, क्योंकि हम, मेरे अपने बहुत ही मुस्लिम फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि मैं उनको मामी, मासी वगैरह सब बुलाती हूँ, तो उनसे हमें कभी भी ऐसा नहीं कुछ मिला। हम हमेशा एक प्यार ही मिला है उनसे, और उनके विचार भी एक नॉर्मल भारतीयों की तरह ही रहे हैं। हमेशा भारत की सपोर्ट वो सब करते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली कि कुछ हैं जो लोकल के बिना ये नहीं संभव हो सकता। जैसे मैंने आपको बोला कि वो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखते हैं, तो ये वही वो इंसान नहीं है एक्चुअली, वो शैतान ही है जो ये सब चीजें करते हैं और सोच सकते हैं करने का। अच्छा, चलिए वापस आ जाते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा सीरियस हो गया, और वापस आपकी लाइफ पर आते हैं। आपको न्यूजीलैंड में रहते हुए कितने साल हो गए हैं? न्यूजीलैंड में मुझे 17 साल हो गए। 17 ईयर्स। तो क्या सबसे ज्यादा मिस करती हैं भारत का? खाना मिस करती हैं, पहनना मिस करती हैं? एक होता है ना कि भारत में ये चीज बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, भारत की तो जैसे हम इस बारी इंडिया गए, तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे ही थे, तो मेरा बेटे ने एक बात बोली बहुत ही। तो मेरा बेटा बोला कि यहाँ से ना, जैसे जो नानू के घर से खुशबू आती है, वो खुशबू एयरपोर्ट से आती है, आ रही है। तो वो भारत की तो खुशबू, भारत का सब कुछ ही बहुत मिस करते हैं। खाना डेफिनेटली, जो प्यार है एक दूसरे के साथ, हम लोग मिलके इतने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। पहनना, हाँ, मैं तो बहुत ही ट्रेडिशनल, मुझे ट्रेडिशनल पहनना बहुत पसंद है। तो वो मिस करती हूँ, जो मैं यहाँ फिर भी
पहन लेती हूँ, पूरा कर लेती हूँ अपना काफी कुछ, लेकिन भारत को तो बहुत हर रोज ही मिस करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आपकी तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी? और उनको भी दीजिएगा जिनकी शादी हो गई है। हम लोग जैसे मैंने बोला कि हम लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, और स्पेशली लड़कियां, हमें ऐसे लगता है कि शादी हो गई, बच्चा हो गया तो अब हमारी जिंदगी बस यहीं तक सीमित है। लेकिन नारी शक्ति बहुत ही पावरफुल है। हम दुर्गा हैं, काली हैं, बहुत ही हमारे रूप हैं। तो ये हमें भगवान ने एक बख्शीश दी है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम कभी कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर हम में वो सब चीजें हैं आगे बढ़ने की, और अपने जो सपने हैं उनको हमेशा पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती। तो अपना जो आपका ड्रीम है उसकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते चलिए, और वो कायनात भी फिर आपका सपोर्ट करती है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं तो आपको बेस्ट विशेज ही दे सकती हूँ कि जब दुबई में जो कंपटीशन होगा उसे आप जीत कर आएं, भारत का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक तो आपकी मुलाकात मैंने अंजलि बलवाल से कराई, जो कि आप जानते ही हैं पेजेंट कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं। और अंजलि जी, आपको तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आगे के फ्यूचर के लिए और इस कंपटीशन के फाइनल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जीतेंगी भी और भारत का नाम रोशन भी करेंगे, और ऐसे ही अपने करियर में आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। फिलहाल ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अंजलि बलवाल से खास मुलाकात पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।